हेलो। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, अ, जिसको बोलते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बदलाव ला सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत ढांचा जो है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, है ना। मूलभूत ढांचा, अब ये मूलभूत ढांचा क्या है या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जिसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बसा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम उसको डिफ़ाइन करते रहता है। लेकिन जैसे कि एक सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूँ जो बेसिक स्ट्रक्चर का है, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमारी कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सबसे बेसिक ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो कैसे चलेगा। ये ऐसा चीज़ होगा। राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, ये भी एक तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर है। कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। बहुत सारे आर्टिकल को लेके बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, अलग अलग उसमें बोला है कि ये हो सकती हैं बेसिक स्ट्रक्चर, ये हो सकती हैं बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। कि जैसे प्रियम्बल के बारे में बोला, ये भी इसके बारे में बोला कि इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इसके मूलभूत ढांचों को नहीं चेंज किया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन जो है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पीछे की मैं उसके बारे में नहीं, मैं उससे रिलेटेड एक स्टोरी बताऊंगा कैसे वो इवॉल्व हुआ। तो बात आती है 1967। 1967 में एक केस होता है, जो बहुत ही बड़ा केस है, जिसके बारे में आज तक सब कोई पढ़ते हैं, जिसका नाम है गोलकनाथ केस। इस गोलकनाथ केस, सुनिए अभी इसमें कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये गोलकनाथ केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं इसके बारे में बताऊं, दो पॉइंट बताना चाहूँगा। पहला, एक आर्टिकल 368 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आर्टिकल 13 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आर्टिकल 13 बताता है कि जो टर्म लॉ है ना, लॉ, आर्टिकल 13 बताता है क्या क्या चीज़ें लॉ के अंडर आ सकती हैं। अगर गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनेंस पास करती है या प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस पास करता है, कोई नोटिस पास करता है, वो सब लॉ के अंदर आता है। मतलब जो उन्होंने किया वो लॉ बन गया। क्या क्या चीज़ों को आप लॉ मान सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 368 कहता है कि हम उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकते हैं। ये दो चीज़ें, ठीक है। आर्टिकल 13 के अंदर डिफाइन होता है क्या क्या चीज़ें लॉ हैं, किस किस चीज़ को आप लॉ बोल सकते हो, है ना, वो। और आर्टिकल 368 बोलता है कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकता है। 1967 के पहले ऐसा कुछ था नहीं कि भाई क्या चीज़ बदलाव ला सकता है, कितना बदलाव ला सकता है। पहले उस समय ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था नहीं, तो बस इतना ही था कि आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ भी बदलाव लाया जा सकता है, ठीक। तो ऐसे ही एक केस में, गोलकनाथ केस जो 1967 में हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दुविधा आई कि क्या ये आर्टिकल 368 के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे वो बदल सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो फिर कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि भाई हमारे जो फोर फादर्स हैं उन लोगों ने तो इसको बनाया ही इसलिए है कि इसके बेसिस पे आगे हम लोग चलें। हम उसी बेसिक बुक को ही हम लोग बदल देंगे आर्टिकल 368 में, बस अमेंडमेंट के नाम पे, तो दिक्कत होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी था कि अगर आज मान लो है, कल कोई और रूल आता है, परसों कोई और गवर्नमेंट आती है, वो अपने हिसाब से जो चाहे अमेंडमेंट करते चली जाएगी, ये कहते हुए कि 368 के अंदर हम लोग अमेंड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अमेंड हो सकती है। मान लो जैसे कि इक्वलिटी की राइट है, उसी को अमेंड कर दिया। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों के लिए ये तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। आज मेरी गवर्नमेंट मैं जैसा चाहूँगा वैसा अमेंड करूँ, कल आपकी गवर्नमेंट आप जैसा चाहोगे वैसा अमेंड करो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को तो आप अमेंड नहीं कर सकते। जो 8 फंडामेंटल राइट जो दिए हुए हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को, वो फंडामेंटल राइट्स को तो आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, ये उन्होंने कह दिया। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते हैं जिससे कि वो फंडामेंटल राइट हैम्पर हो।
कोई भी लॉ, ये बात उन्होंने कहा। ये गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है कि कोई भी अनाप शनाप अमेंडमेंट कर दे और कुछ भी ऐसा अमेंडमेंट कर दे जिससे कि जो आपका फंडामेंटल राइट है लोगों के, वो हैम्पर हो जाए। फंडामेंटल राइट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। ये चीज़ हुआ, ठीक है। और ये जजमेंट देते वक्त उन्होंने आर्टिकल 13 का हवाला दिया, जिसमें मैंने आपको पहले बताया ना, आर्टिकल 13 ये बताता है कि क्या क्या चीज़ लॉ के दायरे में आती है, किस किस चीज़ों को हम बोल सकते हैं ये लॉ है ना। तो उसमें एक क्लॉज है आर्टिकल 13 में जो बोलता है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता है गवर्नमेंट जो कि फंडामेंटल राइट को चैलेंज करे। तो उन्होंने इसी आर्टिकल 13 का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं किया जा सकता है कि फंडामेंटल राइट चैलेंज हो जाए, ठीक है। कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता, ये बात हुई, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ने, अब सुप्रीम कोर्ट को तो डायरेक्टली चैलेंज कर नहीं सकता, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट अक्सर ऐसा कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है और वो लॉ को ही बदल देती है। भाई क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या बताता है, सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टिंग लॉ के बेसिस पे ही बताता है, भाई देखो आर्टिकल 13 ये कह रहा है, इसके बेसिस पे तुम जो कर रहे हो गलत है। आर्टिकल 13 ये कह रहा है कि कोई भी लॉ गवर्नमेंट नहीं बना सकती है जिससे फंडामेंटल राइट हैम्पर हो, तो आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी, ठीक है। उसी को ऐड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को छेड़छाड़ कर सके, क्योंकि आर्टिकल जो 13 है वो ऐसा कह रहा है ना। इसको अब चैलेंज करने के गवर्नमेंट ने क्या कहा, एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया अंडर आर्टिकल 368। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर दिया गया। वो अमेंडमेंट करने के बाद क्या हुआ, दो चीज़ें की गई। पहला उन्होंने बोला कि जो भी लॉ आर्टिकल 368 के थ्रू बनेगा, मतलब जो भी हम लोग लॉ बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, वो लॉ नॉर्मल लॉ के बराबर नहीं होगा, उसको उस लॉ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं जो आर्टिकल 13 में है। मैंने आपको बताया ना, आर्टिकल 13 में बोला गया है कि क्या क्या चीज़ लॉ है, क्या चीज़ लॉ नहीं है। आर्टिकल 13 में भी बोला गया है कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट को चैलेंज करे। तो अभी 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है कि जो आर्टिकल 368 के अंदर हम लोग जो भी अमेंडमेंट कर देंगे वो लॉ में नहीं आएगा, उसको हम आर्टिकल 13 से कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो मैं सीधे ऐसे लिख के दे दिया। फिर वही बात हो गई कि अब मैं जो भी चीज़ अमेंड करूँ मैं अंधाधुंध कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो भी अमेंड करके, मान लो मैं फंडामेंटल जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, सब हर सिटीज़न को अधिकार है कि प्रॉपर्टी खरीदे, प्रॉपर्टी ऑन करें, अधिकार है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये अधिकार मान लो छीन ले, किसी कोई एक नया नियम बना दे और ये अधिकार छीन ले, है ना, तो फिर वो फंडामेंटल राइट का हनन हो गया। लेकिन ये आर्टिकल 368 के अंदर अगर करेगा तो उसको वो लॉ मानेंगे ही। तो उन्होंने ऐसा कर दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने उसी आर्टिकल 13 में वही बोला, गवर्नमेंट ने किया कि जो भी मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता हूँ उसके बाद अमेंडमेंट करने का जो नया लॉ बनता है वो लॉ को नॉर्मल लॉ जो आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है उसको उससे इक्वेट किया ही नहीं जा सकता, मतलब वो उसके बराबरी का नहीं है। तो जब वो उसको उसके बराबर का ही नहीं है तो फिर नियम ही नहीं आता है ना, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया कि भाई फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिल गया, जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे जैसा चाहे अमेंडमेंट कर सकता है। क्योंकि जैसे ही वो आर्टिकल 368 लगा करके अमेंड करेगा तो सीधी सीधी बात है कि भाई इसको हम कंपेयर कर ही नहीं सकते आर्टिकल 13 से। मज़ा आ गया। तो ये 24वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1971 में आया। फिर एक बहुत ही रिमार्केबल केस आता है, केशवानंदा भारती केस 1973। ये एक लैंड डिस्प्यूट केस था, एक मठ का केस था और बहुत ही रिमार्केबल केस है। इसके तो मतलब आज तक सब कोई पढ़ते आए हैं, आगे भी पढ़ते आए हैं, क्योंकि इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर। खैर, इसमें क्या था, इसमें मैं छोटा सा ब्रीफ करता हूँ। इसमें वही लैंड की बात थी, जैसे मैंने आपको बताया, एक मठ का लैंड था जिसको गवर्नमेंट ने हथिया लिया था, मतलब हथियाया नहीं था, मतलब उसको डेवलपमेंट के नाम पर ले लिया था। वो मठ का लैंड था, उसको
गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, तो उसको चैलेंज करने गया गया, ठीक है, गवर्न की है ना, चैलेंज किया गया। तो चैलेंज किया गया तो भाई केशवन वो जो चैलेंज करने वाले थे वो बोले भाई मेरा तो लैंड खरीदने का राइट है, लैंड खरीदने का राइट है, ये गवर्नमेंट किसी भी नाम पे हमसे लैंड ले रही है, तो ये तो नहीं ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती नहीं भाई, हमने तो आर्टिकल 368 के अंदर बनाया है एक नियम, एक लॉ बनाया है जिसके हिसाब से कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर जो है, मतलब अगर हम कोई लैंड एक्वायर किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए करें तो हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। इसके बाद ये ठीक है, तो केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ सही बात है कि गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी लॉ को अमेंड कर सकती है ना, ये गवर्नमेंट का राइट है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग उसी स्ट्रॉन्ग मतलब क्या बोलते हैं रिजिड धर्रे पे नहीं चल सकते हैं, समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा, है ना, उस समय की रिक्वायरमेंट और आने वाले समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया बेसिक स्ट्रक्चर, बोले जो भी बदलाव लाओ, मूल जो ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चीज़ नहीं बदलनी चाहिए। क्या है मूल ढांचा? सबसे पहला मूल ढांचा है कि भाई जस्टिस, इक्वालिटी, है ना, ये चीज़ें जो हैं फंडामेंटल राइट्स, ये चीज़ें जो हैं सबसे मूलभूत स्ट्रक्चर है भाई, इसी के ऊपर तो बना हुआ सारा कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब क्या है कि भाई आपके राइट्स रिस्टोर रहें, आपके ऊपर कोई स्टेट कोई किसी तरह की एट्रॉसिटी ना कर सके, यही सब है बेसिक स्ट्रक्चर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, यही है, क्योंकि जब तो आप वोट दे रहे हो तो फ्री एंड फेयर, जब इलेक्शन ही फिर नहीं अच्छा हो, फ्री एंड फेयर नहीं होगा तो गवर्नमेंट ही अच्छी नहीं आएगी, गवर्नमेंट अच्छी नहीं आएगी तो भाई कंट्री के लिए काम ही नहीं करेगी। हैविंग सेट सो तो केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ज़रूरत के हिसाब से जब जैसी ज़रूरत है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है, लेकिन वही बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। बट इसमें केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं डिफाइन किया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या, उन्होंने बोला समय समय पे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होंगे वो डिफ़ाइन करते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 4-5 पॉइंट तो है नहीं कि ये चीज़ें हैं, इसमें लंबा है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ों को मिल करके बेसिक मूलभूत ढांचा बनता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो हाँ ठीक है, अब ये बात बोल दी गई, अब क्या था, फिर गवर्नमेंट को लगा यार मैं जो भी चीज़ अंडर 368 को करूँगा, गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम लोग जो भी अंडर 368 को अमेंड, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके कोई नया लॉ लाएंगे तो हो सकता है कि फटाक से सुप्रीम कोर्ट उसमें बोल दे कि भाई ये तो मूलभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा है, ये लॉ, इसको हटाओ। क्योंकि केशवानंदा भारती में बोला कि आप अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्केलेटन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये बेसिक स्केलेटन क्या है ये उन्होंने नहीं बताया, ये उन्होंने बोला समय से पे हम उसको डिफ़ाइन करते रहेंगे। फिर गवर्नमेंट ने वही बोला कि यार ये तो बड़ा दिक्कत है, हम कल को कुछ भी करें अंडर आर्टिकल 368, सुप्रीम कोर्ट फट से बोल देगा कि भाई ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, पहली बार 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था, अब इस बार लेके आए वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। इस पिछली बार में आर्टिकल 13 में चेंज किया था। आर्टिकल 13 में ये लिख दिया था कि जो भी हम चेंजेस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368 या कोई नया लॉ बनेगा अंडर आर्टिकल 368 के पावर का यूज़ करके हम लोग कोई भी लॉ बनाएंगे, वो नॉर्मल लॉ से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है, पहला चीज़, ठीक है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, 368 में चेंजेस किए, खुद 368 में चेंजेस किए। इसमें इन्होंने क्या किया, चेंज करके बोला कि जो भी हम लॉ बनाएंगे, है ना, जो भी हम लॉ बनाएंगे अंडर आर्टिकल 368 उसका जुडिशियल रिव्यू ही नहीं हो सकता। मतलब वो जो भी हमने लॉ बनाया और जिस लॉ को बनाने के लिए हमने आर्टिकल 368 का इस्तेमाल कर लिया, उस लॉ का रिव्यू कर ही नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट। तो उनको यही लगा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ को, हमारा 368 के अंदर में हम लोग जो भी लॉ बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगा, कभी भी बोल सकता है भाई ये तो बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा है, ये लॉ ख़त्म, इसको हम वैलिड नहीं करते हैं।
तो यही चीज़ को सोच के उन्होंने फिर से 42nd अमेंडमेंट में ये 368 खुद आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया और उसमें एक क्लॉज डाल दिया कि जो भी लॉ या कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का करके हम कोई भी नया लॉ लाते हैं थ्रू आर्टिकल 368, तो ध्यान रखिएगा उसको सुप्रीम कोर्ट को कोई राइट नहीं है कि वो उस पर कोई टीका टिप्पणी करे, वो एकदम सेपरेट। बाकी जो नॉर्मल लॉ में हम लोग कुछ भी लाएंगे, जो नया लॉ बनाएंगे, कोई दूसरा लॉ बनाएंगे विदाउट यूजिंग आर्टिकल 368, उसमें जो करना चाहे कर सकती है। इससे फिर पावर आ गई सुप्रीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि भाई जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग फट से आर्टिकल 368 के अंदर जा कर के हम के थ्रू जा कर के हम लोग चेंज ले आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर ही नहीं रहेगा कुछ करने का, क्योंकि भाई ये भी हमारा नियम है। ठीक है, तब फिर 1980 में एक और केस आता है जिसको बोलते हैं मिनर्वा मिल केस। इस मिनर्वा मिल केस ने इसमें क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 368 में जो गवर्नमेंट ने स्मार्टनेस में जो एक क्लॉज डाल दिया है ना कि कोई भी हम लॉ बनाते हैं आर्टिकल 368 को यूज़ करके, उसको सुप्रीम कोर्ट कभी उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला नहीं, ये क्लॉज ही गलत है, इसी को हटाओ, तुम इसी क्लॉज को हटाओ, तुम इसी जो हमारे साथ स्मार्टनेस कर रहे हो इस क्लॉज को हटाओ, ठीक है। और फिर बोला कि अमेंड कर सकती है, फिर उन्होंने ये बात को बोला अमेंड कर सकती है, गवर्नमेंट का पूरा हक है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे जब जैसा चाहे अमेंड करे, क्योंकि समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलना है, लेकिन उसके बेसिक स्केलेटन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। तो मिनर्वा मिल केस ने दोबारा इस चीज़ को रीइंफोर्स कर दिया कि भाई नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। अगेन इसमें बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने डिफाइन नहीं करा, यही बात हुई कि भाई समय के साथ जैसा जैसा चीज़ होगा वैसे वैसे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो ये था पूरा बेसिक स्ट्रक्चर का होना, ये था आर्टिकल 368 का होना, ये था। तो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो टसल चला है 1967 से लेकर के 1980 तक, वो ये चीज़ रहा। कई बार सुप्रीम कोर्ट आ गए, कई बार गवर्नमेंट आ गई। तो आज का सिचुएशन ये है कि कोई भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन अगेन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैं सबसे बेसिक चीज़ बता दूँ, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट को जिससे आपका फंडामेंटल राइट हनन है। कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता है जिसमें मान लो कि फ्रीडम टू स्पीच है, वो आपका हनन है। अगर ऐसा लॉ बनता है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट का ब्रीच के लिए फंडामेंटल उसके लिए उस पर केस हो करिए और उसको रिजॉल्व होगा। वो गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकती है, बनाती भी नहीं है इस तरीके के गवर्नमेंट ऐसे लॉ। ये इतने टसल के बाद गवर्नमेंट कोई ऐसे लॉज बनाती नहीं है कि भाई जिसमें प्रॉब्लम आए, तो दे ऑल्सो इंश्योर कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो ये 3 मेजर केस थे, गोलकनाथ केस, केशवानंदा भारती केस और मिनर्वा मिल केस। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसमें बहुत डीप है, उतना अभी मैंने उतना बताया नहीं, ऊपर ऊपर का बताया है कि क्यों कैसे क्या हुआ। आई होप आपको पसंद आया हो, बने रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।